चलो जी, मैं ज़रा सा आपकी क्लास में लाइव हो जाऊँ और उसके बाद देख लूँ, मतलब लॉगिन हो जाऊँ, आपके कमेंट्स भी। और होपफुली आप लोगों का जो कल टेस्ट था, उसमें भी आई डोंट थिंक सो कि किसी किस्म का कोई इश्यू रहा होगा। हाँ, 1 से 2 एमसीक्यूज़ जैसे कि हो सकता है वो सिलेबस से आउट हो जाते हैं या नहीं पता चलता। आज ओनली टेस्ट डिस्कशन, नो, नो, नो मेरा बेटा, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेस्ट में। आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई एमसीक्यूज़ था जो कि मुश्किल हो, सारे आसान से एमसीक्यूज़ थे। टेस्ट की डिस्कशन एफएलपी 4 के बाद होगी और मैंने यही अभी फिलहाल सोचा है। जी, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सर, एक दो एमसीक्यूज़ के फार्मूलेज़ नहीं पता, तो प्लीज़ डिस्कस करते हैं। पाइथन में कर देना, परेशान नहीं होना। सलाम एवरीवन, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी, जी मेरा महानूर बेटा, आज नेक्स्ट ही पढ़ते हैं जो हुक्म। देखो मेरा बेटा, की अपलोड कर दूं, की का मकसद पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि विद सॉल्यूशन हो तो एक अलग चीज आती है, अलग अदरवाइज ए बी सी डी ऑप्शन बताना तो मेरी जान के टूटे। अगर आप अपने टेस्ट में जाते हो, व्यू आंसर्स में जाते हो तो आपको सारी चीज मिल जाती है। फिर आपने तो कहा था, लो जी, मैं पता नहीं की क्या की हो गया। मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर था और अगर किसी जगह पे उसका आंसर गलत हो तो हो सकता है की में भी गलती हो जाती है कोई एक आंसर की। और कल मैंने आपको बड़े अच्छे से क्लियरली एक कॉन्सेप्ट बता दिया था कि इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। किसी ने मेरे से मैसेज में भी एक क्वेश्चन पूछा था। चलिए मेरा बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं आज प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन से। सो दुर्रे बेटे ने भाई इजाजत दे दी है, अब किसी किस्म की कोई बात किसी की नहीं सुनी जाएगी। अब मेरा बेटा जरा ध्यान से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सबसे पहले जब हम बात करते हैं टू आइडेंटिकल वेव्स टू रीच एट अ पॉइंट सिमुलेटेनियसली, then phenomena of superposition take place. The phenomena result in three processes are. मेरा बेटा मैं यही करूंगा कि आप लोगों को जब FLP 5 डिस्कस करना होगा तो ईच एंड एवरी एमसीक्यू उस वक्त में डिस्कस कर लेंगे और ये जब चैप्टर खत्म होगा इसकी प्रैक्टिस में भी कर लेंगे, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। वानिया या जितने भी लोग हमारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, अब जरा मेरा पुत्र मुसलमानों जरा ध्यान दे लो आज के लेक्चर पे। वेव्स के टॉपिक के ऊपर मेरा बेटा बात कर रहे थे, प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन से स्टार्ट करना है। हमने दो वेव्स का आपस में कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना, या दो वेव्स जब आपस में डायरेक्ट करती है तो क्या होता है। सो व्हेन टू वेव्स reach at a point simultaneously, then phenomena of superposition take place. The phenomena of superposition take place. So the phenomena can result in three processes are. कोई बात नहीं, वैसे इसमें मेरा जान आपका नुकसान कोई नहीं होगा। इसके तीन केसेस हमारे पास आते हैं मेरा बेटा। एक को हम नाम देते हैं इंटरफेरेंस का, एक को हम नाम देते हैं बीट्स का, और एक हमारे पास आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसे हम नाम देते हैं मेरा बेटा स्टेशनरी वेव्स का। इंटरफेरेंस वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स। कंडीशन क्या है मेरा बेटा हमारे पास इंटरफेरेंस की, क्या शराइत है। एक तो मेरा बेटा ये व्हेन टू आइडेंटिकल का मतलब मेरे बच्चे ये समझ लेना
आइडेंटिकल मीन कोई दो मैकेनिकल वेव, ये नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो दूसरी मैकेनिकल हो, या एक मैकेनिकल दूसरी नॉन मैकेनिकल की बात करते हैं तो मेरी जान हमारे पास व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स की बात की जाए, अच्छा मेरा बेटा, व्हेन टू वेव्स मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, मूविंग अलोंग, कटवा लो, मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शन, ला माफ करें, when two waves moving along the same direction and having same frequency, यहां पे दो चीजें याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो वेव की और दे आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। सिंपली मैं यहां पे लिख देता हूं कि F1 विल बी इक्वल टू F2। अगर फ्रीक्वेंसी एक जैसी होगी तो इस बात का मतलब है कि उनकी जो वेवलेंथ है वो भी एक जैसी होगी, लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2। ये सिर्फ हल्का हल्का सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसकी डिटेल में जाके बात करेंगे। उसके बाद मेरा बेटा बीट्स, बीट्स के लिए क्या कंडीशन है? बीट के लिए पहली शर्त तो ये है दे आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, जो कि इंटरफेरेंस थी, दे आर मूविंग along same direction, they are moving along the same direction, and second one, they have a slightly different frequencies, they have a very slightly different frequencies। यहां पे मेरा बेटा फ्रीक्वेंसी भी सेम है, मूव भी कर रही है सेम डायरेक्शन में, मतलब एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के ऊपर आएगा, एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर आएगा, बट यहां पे ऐसा नहीं होगा। बीट्स में, बीट्स में दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस किसकी इक्वल आता है वो देख लेते हैं। हैविंग F1 माइनस F2, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो लेस देन आर इक्वल टू 10 आएगा, लेस देन आर इक्वल टू 10 आएगा, ना 10 से ज्यादा होगा। अब मेरा बेटा F1 माइनस F2, ये स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वजह से हमारे पास जो प्रोड्यूस होती है बीट्स का कहते हैं एक। आगे मेरा बेटा स्टेशनरी वेव्स, यहां पे इन दोनों की जो पहली कंडीशन थी वो सेम थी, यहां पे थोड़ा उलट हो जाएगा। स्टेशनरी वेव्स के लिए फर्स्ट कंडीशन है दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, they are moving in opposite direction, लेकिन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगी, having same frequency। मेरा बेटा when two identical waves reach at a point simultaneously, the three processes can be take place, and the first one is interference, second one is wave, and third one is related to stationary wave। When two waves having the same frequency and are moving along the same direction, it means they will interfere to each other। तो मेरा बेटा then again if they have a slightly different frequencies but are moving along the same direction, then beats, and if they are moving along in opposite direction but having same frequency, then stationary wave। इंटरफेरेंस ऑफ वेव दो तरह की होती है मेरा बेटा, एक को आप नाम देते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरे को हम नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। मेरा बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड हमेशा वेव का इंक्रीज करता है, एम्पलीट्यूड हमेशा वेव का इंक्रीज करते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, बट ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। अब मेरे बेटे जैसे कि हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, हमारे पास दो वेव्स आती हैं, ये वेव 2 है, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है,
ए का एम्पलीट्यूड हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, इसको हम 1 सेंटीमीटर कह देते हैं, इसका एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर और इसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है। अब होगा क्या मेरा बेटा, कंसेक्टिव इंटरफेरेंस में जब आपने एम्पलीट्यूड निकालना होगा तो दोनों को आप ऐड करोगे, A1 प्लस A2। तो मेरी जान हमारे पास इसका आंसर आएगा किसके इक्वल, Y1 प्लस Y2। Y1 की वैल्यू जो कि एम्पलीट्यूड 1 था, ये Y2 जो कि एम्पलीट्यूड 2 था, इनकी वैल्यू 1 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड आपका इंक्रीज कर गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। लास्ट वाली जो वेव होगी, मतलब इसके रिजल्ट में जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव आएगी, उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। अब ये 3 सेंटीमीटर की वेव इन दोनों की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन गई। अब मेरा बेटा मैं इसको भी अरेंज कर देता हूं। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने क्रस्ट के सामने ट्रफ रखा और ट्रफ के सामने क्रस्ट रखा। कैसे मेरा बेटा, एक हमारे पास 1 सेंटीमीटर की वेव थी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब मेरा बेटा क्रस्ट के सामने क्रस्ट, ट्रफ के सामने ट्रफ। अब मेरा बेटा वेव 1 और वेव 2, इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास अगर 2 सेंटीमीटर था, फर्स्ट वन का एम्पलीट्यूड हमारे पास 1 सेंटीमीटर था। अब मेरा बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड का डिफरेंस लिया जाता है रिजल्टेंट वेव के लिए। तो ये मेरा बेटा आपके पास क्या बनेगा, y1 या a2 माइनस a1, y2 माइनस y1, 2 माइनस 1, आंसर आया 1 सेंटीमीटर। मतलब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर गया, कम हो गया, और सिर्फ वो आ रहा है 1 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर आया था। इट मींस यहां से ये साबित होता है मेरा बेटा कि हमारे पास एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिक्रीज करता है ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इससे रेलिवेंट मेरा बेटा एक एमसीक्यूज जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 से भी रेलिवेंट या रिलेट करता है, वो आपके सामने मेरा बेटा क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। टू आइडेंटिकल वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, टू आइडेंटिकल वेव्स, दोनों का एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, इज मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, एंड आर मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शन, they are moving along the same direction, reach at a point simultaneously. So होगा क्या, now if at the point they interfere in such a way, इस तरह से इंटरफेरेंस होती है, इंटरफेयर इन सच अ वे कि हमारे सामने that only one of them appear as resultant, that only one of them appears as a resultant, then it is possible only a phase difference is, then it is possible only if phase difference is। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होगी, तो एम्पलीट्यूड में जब सिर्फ एक वेव शो हो रही है, मतलब ये कि उन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है वो भी 2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ऐसे कैसा पॉसिबल हो सकता है, या किस एंगल पे ये चीज पॉसिबल होगी। आप लोगों को याद होगा ऐसा कुछ आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स को ऐड किया जाए और उनका रिजल्टेंट भी थर्ड वेक्टर जो वो भी उन वेक्टर्स के इक्वल आ रहा हो, दो इक्वल वेक्टर्स को ऐड किया, रिजल्टेंट भी इक्वल वेक्टर के इक्वल आ रहा था, तो हमारे पास ऐसा किस एंगल पे पॉसिबल था, 60 डिग्री
45 डिग्री, 120, या फिर आप ये कह सकते हो कि नॉट पॉसिबल। 60 डिग्री, 120 डिग्री, 45 डिग्री, या फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनके FLP5 किस लिए एमटी गैस वाला। सो अगेन वही क्वेश्चन मंडे को, ठीक है। वेव्स का भी वही क्वेश्चन, वेव्स आर एडेड लाइक वेक्टर्स। वेव्स को भी हम किसकी तरह ऐड करते हैं, वेक्टर्स की तरह ऐड करते हैं। तो मेरा बेटा याद रखिएगा इनका मैग्नीट्यूड आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि अगर एंगल 120 डिग्री हो तो दो वेक्टर्स, सेम वेक्टर्स को जब ऐड किया जाए तो उनका रिजल्टेंट भी थर्ड वेक्टर जो आता है वो भी उन दो वेक्टर्स के इक्वल आता है। तो ऐसा कब पॉसिबल होता है मेरा बेटा, जब हम एंगल ले रहे हो मेरा बेटा 120 डिग्री। मैं ये बात कर रहा था कि रिजल्टेंट आपके पास किसके इक्वल आए, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल। और ऐसा कब पॉसिबल होता है, जब एंगल कितना हो मेरा बेटा 120 डिग्री। और हिंट यहां पे ये है कि वेव्स आर आल्सो एडेड जस्ट लाइक द वेक्टर्स, वेव्स आर आल्सो एडेड जस्ट लाइक द वेक्टर्स। ये था जनाब इसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट था। अब मेरा बेटा रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, जो इससे पहले भी हम लोग मेरा बेटा पढ़ चुके हैं। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला या आपके पास जो सीरीज आती है वो क्या आती है, कैसे आती है, इसको जरा देख लेते हैं। फेज डिफरेंस का मेरा बेटा, हाँ ठीक है, आप अभी करवा लें सर। मैं फिर नेक्स्ट शुरू करने वाला था ना टॉपिक। अच्छा मेरा बेटा आपका एक सर्वर फिर होने वाला है, तो सर फरहान का सर्वर है, तो जरा उसको देख लीजिएगा मेरा बेटा एक दफा, तो उसको उसके बाद भी बात करते हैं। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी यू वांट टू, चले मेरा बेटा हम बात कर रहे थे पाथ डिफरेंस की। पाथ डिफरेंस को मेरा बेटा अभी हमने यहां पे ये चीज देखनी मेरा बेटा कि फेस के डिफरेंस की बात की जाए और पाथ डिफरेंस की बात की जाए तो फेस मेरा मतलब एंगल में चेंज कितना आएगा। इससे पहले भी हम इसके बारे में मेरा बेटा पढ़ चुके हैं। आपने कहा था कि डेल्टा एस से भी डिनोट करते हैं, एक्स से भी डिनोट करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमारे पास पाथ डिफरेंस आता है कंस्ट्रक्टिव के लिए वो एन लैम्डा आता है, मतलब एक कंप्लीट वेवलेंथ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। सो एज वी कैन से दैट, देखो बेटा एक ये है, देखिए बेटा ये क्रेस्ट है, तो अगला एक क्रेस्ट हमारे पास कब आ रहा है, जब एक वेव कंप्लीट हो रही है। तो 1 लैम्डा कंस्ट्रक्टिव के लिए, 2 लैम्डा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास जो सीरीज आती है वो पाथ डिफरेंस की मेरा बेटा वो किसके कहलाती है, सीरीज हमारे पास किस तरह से आ रही थी। एन की वैल्यू आप रखोगे मेरा बेटा प्लस माइनस, मतलब पानी दी चाह नहीं बस 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। सो सीरीज हमारे पास मेरा बेटा ये बनती है, या तो 0 से स्टार्ट होंगे प्लस माइनस लैम्डा कंप्लीट वेवलेंथ प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस 3 लैम्डा अप टू सो ऑन आप जाते हो मेरा बेटा। अब अगर फेज डिफरेंस की बेटा बात की जाए तो 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा जब आप x की जगह पे पुट करेंगे तो मेरी जान जो फेज डिफरेंस आपके पास आएगा फाई, वो मेरे बच्चे आपके पास आएगा 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई अप टू सो ऑन। ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस।
उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपके पास ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ पाथ डिफरेंस आता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर बात की जाए तो हमारे पास मेरी जान जो पाथ डिफरेंस आ रहा होता है, इसकी डेरिवेशन में तो मैं फिलहाल नहीं जा रहा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो कि हमारे पास इक्वल आ रहा होता है। ओड के लिए हम क्या करते हैं, 2n+1 into lambda by 2 half wavelength integral multiple odd integral multiple of half wavelength odd integral multiple of half wavelength odd integral odd integral multiple of half wavelength। डेल्टा एक्स की मेरा बेटा बात करें तो एन की वैल्यू हम रखेंगे मेरा बेटा 0 +-1 +-2 +-3 सारी वैल्यूज रख के देखते हैं। तो सीरीज जो हमारे पास पाथ डिफरेंस के लिए जनाब आएगी डेल्टा एक्स या एक्स से आप डिनोट करते हैं, वो हमारे पास आएगी ±λ/2 ±3λ/2। ऑड की बात करेंगे ±5λ/2 अप टू सो ऑन। इस तरह मेरी जान हमारे पास ये सीरीज आ जाएगी फॉर पाथ डिफरेंस। और फेज डिफरेंस के लिए मेरे पास मेरा बेटा आएगी 0, 3, 5, 7 ये मेरा बेटा हमारे पास आ गया। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आता है, फेज डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आएगा और हमारा फेज डिफरेंस किसके इक्वल आएगा। उसके अलावा मेरा बेटा एक एमसीक्यूज कल मैंने आप लोगों से पूछा था, रिलेशनशिप बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। इसको जरा गौर से देखिएगा। उसके बाद हम बीट्स पे चलते हैं और दूसरे लेवल पे जाके देखते हैं वर्कशीट। सही है, आगे देखते हैं मेरा बेटा। नेक्स्ट जनाब, ये रिलेशनशिप आपकी बुक में नहीं गिवन है, इसलिए जरा गौर से सुन लीजिएगा। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के दरमियान क्या रिलेशनशिप आता है, रिलेशनशिप बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। Relationship between amplitude and intensity. A relationship between amplitude and intensity. So, for our convenience, is to establish a relationship between intensity of light and amplitude. हम अपनी आसानी के लिए लाइट की इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के दरमियान रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो जनाब याद रखिएगा कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के दरमियान अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द square of amplitude. Intensity is directly proportional to the square of the amplitude and a अगर कैलकुलेट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी। तो ये दो तरह से एक रिलेशनशिप को लिखा जा सकता है, दो तरह से एक रिलेशनशिप को लिखा जा सकता है। A directly proportional to the square root of the intensity. A directly proportional to the square root of the intensity. क्वेश्चन आप लोगों से मेरा बेटा कल भी यही पूछा गया था। Two beams of light of intensities, two beams of light of intensities
4i and I respectively इंटरफेयर करती हैं। So what can be ratio of maximum to minimum intensity? What can be the ratio of maximum to minimum intensity? What can be the ratio of maximum to minimum intensity? Maximum to minimum intensity के दरमियान क्या रेशो आएगी? आंसर आप लोगों को बताए गए थे 5335। सी आया था आपके पास मेरा बेटा 11 और फिर उसके बाद 91। जनाब इसको हम सॉल्व करते हैं कि यार ऐसे कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड के लिए रेशो हमारे पास गिवन है 4:1 और एम्पलीट्यूड को अगर इंटेंसिटी के साथ देखा जाए तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए इंटेंसिटी का स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो जरा देखते हैं मेरा बेटा, हमने कहा एम्पलीट्यूड निकाला इंटेंसिटी से, स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी कर ले। तो हमारे पास जो रेशो गिवन है A1 और A2 की, वो हमारे पास आ रही बेटा √4 रेशो √1। तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 2 और 1 का लेंगे तो आंसर आएगा 1। सो A1 इज इक्वल टू 2 एंड A2 इज इक्वल टू 1। ये जनाब आपके पास 2:1 आ जाएगी। सो हमें अब मैक्सिमम इंटेंसिटी विद एम्पलीट्यूड और मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ एम्पलीट्यूड पहले निकालनी है। सो व्हाट कैन बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी? तो उसके लिए पहले आपको मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालना है, फिर जाके ही आप मेरा बेटा मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के दरमियान रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा बेटा ये है कि हमें सबसे पहले एम्पलीट्यूड निकालकर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी, पहले हमें हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा तो ही जाके आप मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के दरमियान रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मेरा बेटा हमारे पास क्या आएगा? सिंपली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा कि दोनों को ऐड कर दो, A1 प्लस A2, 2 प्लस 1, आंसर आ गया 3 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का। और अगर मिनिमम एम्पलीट्यूड की मेरा बेटा बात करेंगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A मिनिमम 2 - 1, आंसर आ जाएगा 1। कि दोनों को ऐड करने से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से मिनिमम एम्पलीट्यूड आ गया। अब मेरा बेटा हम इंटेंसिटी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के दरमियान रिलेशनशिप की बात करते हैं। I is directly proportional to A square। I is directly proportional to A square। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहां से निकाला मेरा बेटा हमने, ये चीज देख लो, इसलिए डायरेक्ट ये रिलेशन नहीं यूज कर सकते। सो मेरे बेटे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारे पास आ रहा है 3। 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 9। 9 आए हमारे पास, इंटेंसिटी आ गई जनाब मैक्सिमम। मिनिमम के लिए आपको 1 का स्क्वायर लेना होगा, बिकॉज आई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम 1 का स्क्वायर तो 1 आए, या फिर आप कह सकते हो कि आए आपके पास मेरा बेटा क्या आ गई मिनिमम इंटेंसिटी। अब इन दोनों की रेशियो लें, मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटीज की रेशियो 9i ओवर i, तो मेरा बेटा 9:1 इसका आंसर बनेगा, जो कि यहां पे सॉल्व हो गया। इस बात को से घबराना नहीं मेरा बेटा, i और a के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है, I is directly proportional to A square। हमने यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्ट इंटेंसिटीज इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ना तो हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, ना हमारे पास मिनिमम एम्पलीट्यूड था। हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान रेशियो पूछी गई थी, वो रेशियो मेरा बेटा हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली थी।
सो मेरे बेटे बीट्स, मैंने कहा जब स्लाइटली डिफरेंस आएगा तो पीरियोडिक राइज एंड फॉल हमारे पास इंटेंसिटी में आ रहा होगा, टू वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ग्रेट लेस देन एंड इक्वल टू f1 माइनस f2 लेस देन एंड इक्वल टू 10 हर्ट्ज होगा, तो हमारे पास जो पीरियोडिकली वेव प्रोड्यूस होगी उन्हें हम बीट्स का नाम देंगे। एग्जैक्टली क्रेस्ट के ऊपर नहीं होगा, थोड़े से डिफरेंस लेवल पे होगा। मेरा बेटा बीट फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, यहाँ पे बीट की फ्रीक्वेंसी इक्वल आ रही है जनाब f1 माइनस f2 के इक्वल, f1 माइनस f2 के इक्वल। इसी तरह अगर बीट टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले लें, इसी फॉर्मूले को लिख लें 1 ओवर f1 माइनस f2, तो ये मेरा बेटा हमारे पास आ गया बीट टाइम पीरियड। ये हमारे पास क्या आ गया मेरे बच्चे, बीट टाइम पीरियड। अब यहां पे आपसे लोगों से क्वेश्चन भी पूछा गया था, दो ट्यूनिंग फोक्स जिनकी फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2 है आर साउंडेड टुगेदर इन सच अ वे दैट बीट फ्रीक्वेंसी इज नॉट ऑब्जर्व्ड, व्हाट कैन बी द रीजन। दो ट्यूनिंग फोक को आपने मेरा बेटा विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ ट्यून किया लेकिन बीट सुनाई नहीं दे रही, इसकी रीजन क्या हो सकती है। उन्होंने बोला f1 एंड f माइनस 2 लेस देन 10 हर्ट्ज होगा। अगर ये होता तो आपको बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देती, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है, सुनाई नहीं दे रही है बात की जा रही है। f1 माइनस f2 10 हर्ट्ज के अगर इक्वल आ जाए, ये कंडीशन भी होती तो हमें बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देती, इसमें भी सुनाई देती, लेकिन अगर नहीं सुनाई दे रही तो ऑप्शन दी f1 माइनस f2 इज ग्रेटर देन 10 हर्ट्ज। इस बात का मतलब यह बना कि ये शर्त हमारे पास बिल्कुल सही साबित। उसके बाद इससे रेलिवेंट एक और एमसीक्यूज आप लोगों से पूछा गया था, टू ट्यूनिंग फोक्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज f1 एंड f2 आर साउंडेड टुगेदर सच दैट द बट कि बीट फ्रीक्वेंसी इज f1 माइनस f2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास जनाब आ गई 2 हर्ट्ज। बीट फ्रीक्वेंसी आ रही थी जनाब आपके पास 2 हर्ट्ज। नो, इफ f2 इज 156, अगर ये आपके पास 156 हो देन f1 मस्ट बी, तो मेरा पुत्र बड़े अच्छे से आपको पता है कि 156 में से ऐसा कौन सा नंबर इसको 156 में सब्ट्रैक्ट या 156 उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर आपके पास 2 हर्ट्ज आ रहा हो, तो मेरी जान हो आपके पास 158 हर्ट्ज आता है। इट मींस f1 मस्ट बी इक्वल टू 158 हर्ट्ज। हमें मेरा बेटा क्योंकि बता दिया गया था कि बीट फ्रीक्वेंसी इस चीज के इक्वल आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने मेरा बेटा इसको कैलकुलेट कर लिया, जो इक्वल आ रहा था हमारे पास 2 हर्ट्ज इक्वल। उसके बाद हम ट्यूनिंग फोक की प्रोंच के ऊपर, परों के ऊपर अगर वैक्स को ऐड करते हैं तो मेरा बेटा उसकी जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं वो कम प्रोड्यूस होंगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी। एक पॉइंट लास्ट में लिखा हुआ था, तो मैं बता दूं कि अगर आप वैक्स ऐड करते हो प्रोंच ऑफ ट्यूनिंग फोक तो उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम प्रोड्यूस होंगी इन अ गिवन टाइम। तो आप सिंपली ये बात कह सकते हो कि उनकी जो ऑसिलेशंस है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है मेरा बेटा वो डिक्रीज कर जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं, पता नहीं किसका कह रही है मेरा बेटा आंसर बहुत आएगा, वैसे 2 यहाँ पे हमने लिखा है या 9:1 वाला एमसीक्यू सॉल्व किया मेरा बेटा। यहाँ पे ये चीज पूछी गई थी कि ट्यूनिंग फोर्क में बीट्स प्रोड्यूस नहीं हो रही, इस बात का मतलब है जो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है वो लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं है, वो ग्रेटर देन आ रहा है हमारे पास 10 हर्ट्ज के इक्वल, जिसकी वजह से बीट जो आपके पास मेरा बेटा है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही। उसके बाद मेरा बेटा हमारा स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट क्लियर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट और स्टेशनरी वेव्स को फिर इकट्ठे देखेंगे। सर जी बीट फ्रीक्वेंसी वाला मेरा बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी वाले में मैंने क्वेश्चन ये किया था कि अगर आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज आ रही हो और आपके पास वैल्यू f2 156 हर्ट्ज हो तो फिर f1 की वैल्यू क्या होगी, तो हमने कहा 158
इनकी चैट एनेबल कीजिएगा। यहां तक मुसलमानों मुझे बता दो कि क्लियर है मेरा पुत्र। सर्वेक्स वाला बता दे मेरा बेटा, जब आप फ्रॉन्जिस के ऊपर किसी भी किस्म का वेट ऐड करोगे तो उनकी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करने की जो वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से देखो जब कम वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी कम आएगी। बेटा सर डायरेक्टली रिलेट टू ए2 की कौन सी वैल्यू रखनी है, जिससे कैसे पता चलेगा? अरीबा बेटा हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, और हमारे पास यहां पे उन्होंने कहा कि दो बीम्स ऑफ लाइट की इंटेंसिटी 4i एंड 4i है, 4i एंड i। मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटीज की रेशियो निकालें, ये जनरल इंटेंसिटीज गिवन है। तो जब एम्पलीट्यूड के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है तो सबसे पहले तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालना है। वो मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालने के लिए मेरे भैया आपने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया इंटेंसिटी का। तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही थी 3 और 1, दो आपने 2 और 1 आया एम्पलीट्यूड, तो 2 प्लस 1 करोगे 3 आता है मैक्सिमम, 2 में 1 निकाल देंगे तो 1 आएगा मिनिमम। तो 3 का 2 का आपके पास जो स्क्वायर आ गया था या 3 का वो 9 आ गया, और 1 का जब लिया तो 1 ही आ गया। तो 9 रेशियो 1, 9 को 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर मेरा बेटा 9 आएगा। रेशियो की फॉर्म में लिखे तो 9 रेशियो 1 लिख सकते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 1 का मतलब 9 रेशियो 1 ही होता है। और सनाबाजी हमारे पास जो यहाँ पे है बीट की फ्रीक्वेंसी, अगर दो वेव इंटरफेयर करी लेकिन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन बट हैव अ वेरी स्लाइट डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसी, वो फर्क जो हमारे पास आ रहा था वो लेस देन आर इक्वल टू 10 हर्ट्ज है, मतलब मैक्सिमम आप 10 तक जा सकते हो, उससे वैल्यू उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास लाइक है। अगर 10 से ज्यादा होगी तो वहां पे बीट प्रोड्यूस नहीं होगी। क्वेश्चन 2 पूछे गए थे बहना कि आपके पास दो ट्यूनिंग फोक्स को ट्यून किया गया है एंड दे आर हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, लेकिन वहां पे बीट प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रही, उसकी रीजन क्या हो सकती है? उसकी रीजन यही है मेरा पुत्र कि उन दोनों के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 10 आ रहा है। यही ऑप्शन थी हमारे पास, लेस देन इक्वल टू 10 हर्ट्ज या इक्वल टू 10 हर्ट्ज, लेस देन 10 हर्ट्ज और ग्रेटर देन 10 हर्ट्ज। तो 10 हर्ट्ज वाला हमारे पास आंसर बेस्ट था। उसके बाद बीट फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी मतलब f1 माइनस f2, ये डिफरेंस हमें दिया गया है 2 हर्ट्ज, और ये बताया गया है कि f2 की वैल्यू अगर 156 हो तो 2 हर्ट्ज आंसर लाने के लिए f1 को कितना होना चाहिए? तो मेरा बेटा वो फिर क्या होगा 158। हाँ जी मेरे मुसलमानों, अब क्लियर हो गया मेरा पुत्र? कहां लिखा है 3 मैक्सिमम है मेरा बेटा? मैंने ये इसको रेस तो कर दी है। ये मेरा बेटा हमारे पास एक्चुअली एम्पलीट्यूड एक मैक्सिमम आ रहा था 2, हमारे पास एक एम्पलीट्यूड A1 की वैल्यू आई थी 2 और A2 की वैल्यू आ रही थी 1। इन दोनों को, इन दो नंबर्स को का आंसर कब मैक्सिमम आएगा? जब दोनों को डायरेक्टली ऐड करेंगे, A1 प्लस A2 जो आएगा 3 के इक्वल। मिनिमम कब आएगा? जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि इक्वल आ रहा था 1। ये 3 और 1 इनका जब स्क्वायर लेंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटीज आ जाएंगी, तो 9 और 1 आंसर आएगा। माशाल्लाह मेरे बेटे, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप साथ वालों को खुद भी जवाब दे देते हो। हाँ जी भाईजान, यहां तक कोई मसला परेशानी रह गई हो तो मेरी जान मुझे बता दें। जी मेरा बेटा, ये शरीका क्या कह रही है? RTM तहसीन, यार जब आप ये रिक्वेस्ट वाला लफ्ज बोलते हो ना तो कोई खतरा ही होता है। जी मेरा बेटा बताएं क्या बात है? आज टेस्ट नहीं होगा मेरा बेटा, आज ये डिस्कस करने थे, कल इंशाल्लाह मंडे वाले दिन टेस्ट। सर ये बूटा कौन है ये बताऊंगा फिर मैं। लास्ट क्लास जिस दिन आप लोगों के साथ होगी ना मेरा बेटा, उस दिन बूटा भी दिखाएंगे और मिर्च भी और आपको टेक्निकल इंजीनियर्स भी बताएंगे कि किन की वजह से आप लोगों की जो क्लास है वो लेट होती है। शरीका पुत्र क्या पूछा आपने? आंसर दे सर प्लीज। सर अगर बीट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ना दिया हो और पॉसिबिलिटी होती है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा भी हो सकती हो तो कम भी, कौन सा केस हो सकता है? मेरा बेटा लेस देन आर इक्वल टू 10, लेस देन वाली हो सकती है, ज्यादा वाली नहीं हो सकती। सर काइंडली आप इस चैप्टर के वर्कशीट
फॉर्म में सेंड कर दें, अक्सर के आंसर हमें समझ नहीं आए। हरीम पुत्र, मेरे ख्याल में जो मैंने आपको बता ही देता हूँ, आपकी जो वर्कशीट अपलोड की थी मैंने नोट्स के साथ, ज्यादा से एमसीक्यूज मैंने वहां से डिस्कस किए थे। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ 9 एमसीक्यूज मैंने अपनी मर्जी के अलग से चूज किए थे। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी जहमत की होती, उन एमसीक्यूज को पढ़ा होता, तो आपके टेस्ट में पूरे के पूरे नंबर होते। मैं बार बार यही क्लास कर रहा हूँ मेरा। हाँ, ये बात है, अगर मैं टेस्ट में एमसीक्यूज या आप लोगों को ये वर्कशीट ना देता, ये एमसीक्यूज ना देता, मुझे कहना थी सर आप नोट्स दे दिया करें, आप नोट्स नहीं देते। अब नोट्स दे दिए तो आप लोगों ने पढ़ना नहीं है। अगर रमेश, मुझे रमेश साहब को क्या समझ नहीं आया जनाब? सर जी, ग्रेटर वाला क्यों होगा? मेरा बेटा, मैंने कहा ग्रेटर वाला हो ही नहीं सकता। लेस देन आर इक्वल टू 10, लेस देन छोटा होता है, आर इक्वल टू बराबर होता है। ग्रेटर वाला कब मैंने बोल दिया? अच्छा, मेरा बेटा F1 माइनस F2 हमें नंबर ऑफ बीट्स बता रहा है, दैट इज कॉल्ड द बीट फ्रीक्वेंसी। दोनों के, जैसे कि मेरे पास यहां पे 2 हर्ट्ज आई, कि 2 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा मेरा बेटा हरी, वो मैं बता दूंगा। मैंने कहा था जिस दिन FLP5 की डिस्कशन होगी, उस दिन अगर कोई एमसीक्यू जो आप लोगों को एक दो कंफ्यूज कर रहे हैं, जैसे कि रमीज ने भी बताया, तो वो डिस्कस हो जाएगा इंशाल्लाह। परेशान होने वाली बात नहीं। क्वेश्चन ये था मेरा पुत्र, बीट सुनाई नहीं देगी, नहीं देगी। कब नहीं देगी? जब ग्रेटर देन 10 आएगा। कब कब सुनाई देगी? जब लेस देन इक्वल टू 10 आएगा। माशाल्लाह, मेरी बहना को क्वेश्चन नहीं समझ नहीं है। हाँ, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं बताऊंगा मेरा बेटा, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। चले मेरा बेटा, अब 1 मिनट रह गए, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, बात होगी। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। और जो एक एमसीक्यूज आप लोगों को कंफ्यूज करें, इंशाल्लाह कल सबसे पहले मंडे को उसकी डिस्कशन होगी। अपने लेक्चर का फीडबैक देते रहें, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें।